हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम सेकंड ग्रेड जीके के फर्स्ट पेपर में जो जीके का पोर्शन है उसमें राजस्थान पॉलिटी का हमारा पोर्शन चल रहा था और लास्ट टॉपिक हमने पंचायती राज बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से वहाँ से ख़त्म कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो राजस्थान पॉलिटी का है ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये अंतिम टॉपिक है, राज्य विधानमंडल। तो इसको आज हम बहुत ही सीमित शब्दों में कवर करने की कोशिश करेंगे और यही हमारी खासियत है दोस्तों कि चाहे टॉपिक कितना भी बड़ा हो लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने के लायक है। बाकी इन चीज़ों का चाहे जितनी डिटेल से पढ़ो, लेकिन क्योंकि समय कम है तो उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इसी के लिए हमने शानदार तरीके से नोट्स बनाए हैं। तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बिना ज़्यादा समय लिए मैं टॉपिक को शुरू करना चाहूँगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका राज्य विधानमंडल। तो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ कि 2 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, वहाँ पर 1 से 3 तक वेरी करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें ये आप मान के चलो कि इसमें से आपको देखने को मिलेंगे उधर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में क्या क्या है, राज्य विधानमंडल का गठन, उसकी शक्तियाँ और कार्य, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संविधान के आर्टिकल 168 से 212 तक क्या है, ये है आपके आर्टिकल सारे विधानमंडल से संबंधित है। आर्टिकल 168 से 212 तक। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 168। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा आपका विधानमंडल। ये रहा विधानमंडल। थोड़ी सी भूमिका भी पता होनी चाहिए भाई सभी को। तो इसका इस प्रकार से 3 पार्ट होंगे। पहला मैं आपको बोल सकता हूँ राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, विधानसभा और जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्न सदन, आपको पता होगा। और नंबर 3 है विधान परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन। ये रफली बता रहा हूँ मैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 3 अंगों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर किसका गठन होता है, विधानमंडल का गठन होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, 2 सदन कौन कौन से होते हैं हमने चर्चा कर लिए। एक होता है विधानसभा, पहला सदन, निम्न सदन भी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है आपका विधान परिषद, उच्च सदन, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 169। अब देखिए दोस्तों, सारे आर्टिकल याद करना वैसे नॉर्मली इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। वैसे आप रट्टा मारना चाहो तो साल भर में याद कर सकते हो, लेकिन जैसे कि ये पहला आर्टिकल है 168। 168 में विधानमंडल, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, इसका प्रस्ताव है। तो इस प्रकार के जो आर्टिकल हैं इनको आप याद कर सकते हो। ये एग्जाम में छपने लायक आर्टिकल है। बाकी को थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हो, कोई ट्रिक के माध्यम से 1-2 शब्द अटका सकते हो उससे संबंधित, और जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है साथियों। देख लेते हैं आर्टिकल 169 क्या कहता है। राज्यों में विधान परिषद का उत्सादन यानी कि उन्मूलन या सर्जन कौन कर सकेगा, वो होगा इसके माध्यम से। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बनाकर विधान परिषद का स्थापन या उन्मूलन कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये है आर्टिकल 169 आपके विधान परिषद से संबंधित। क्या कहा गया है कि मान लो कि जैसे किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऐसा कौन सा स्टेट है, हमारा राजस्थान। अभी तक 6 ही स्टेट में राज्य विधान परिषद है दोस्तों। तो अब देखिए, मान लो कि किसी स्टेट में विधान परिषद बनानी है, स्थापना करनी है, तो वो किस प्रकार से होगा।
उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं वो अपने बहुमत से, मतलब कि जितने उपस्थित हैं या मतदान करने वाले, उनका 2/3 बहुमत, मतलब मान लो 100 है तो 100 का 2/3 भाग, मतलब कि लगभग 66 जो मेंबर हैं वो अगर प्रस्ताव पारित कर दें तो वो प्रस्ताव कहाँ पर जाएगा? संसद के पास, और संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद की स्थापना किस प्रकार होगी? विधानसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उसके बाद वो प्रस्ताव सीधा कहाँ पर चला जाएगा? संसद के पास, और संसद अगर इस पर सहमति देती है तो वो सीधा बाद में उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना संभव हो सकेगी। आगे देखिए विधानसभा की संरचना, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। विधानसभा की संरचना के बारे में है यहाँ पर आर्टिकल 170 में है। 170 क्या है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए अधिक से अधिक या तो 500 व कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब देखिए दोस्तों, विधानसभा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग छोटी मोटी इतनी पंचायतें तो कर ही लेते हैं कि उनको सरपंच और एमएलए के चुनावों के बारे में पता होता है। एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना है भाई कहाँ पर रट्टा मारा नहीं मारा, आपको सीधा सोचना है कि विधानसभा के सदस्य मतलब हमारे एमएलए को तो हम वोट देने जाते हैं, मतलब कि चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से। तो थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। जरूरी क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 170 पे आ जाते हैं वापस। आर्टिकल 171 तो बोल रहा है कि राज्य विधानसभा में ये सदस्यों की संख्या पर ज़्यादा जोर दे रहा है। ये बोल रहा है कि विधानसभा में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? पूरे भारत में, चाहे वो कितना ही बड़ा राज्य हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ पर ज़्यादा वो महत्वपूर्ण रहता है कि जनसंख्या कितनी है। तो वहाँ पर अधिक से अधिक तो कितने रह सकते हैं एमएलए? 500, और कम से कम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। इतने सदस्य मिलकर उस राज्य की विधानसभा का निर्माण होगा। तो ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी? 60। अगर इसको ऐसे लिखें गणित की भाषा में तो ये होगा 60 लेस देन, और यहाँ पे विधानसभा के सदस्य संख्या, मैं विधानसभा लिख देता हूँ, ये होगा लेस देन 500। ठीक है, इस प्रकार से कम से कम 60, अधिक से अधिक सदस्य संख्या 500। तो उम्मीद करता हूँ आपकी खोपड़ी में फिट हो गया होगा अब तो। सदस्यों का निर्वाचन, किन के सदस्यों का निर्वाचन भाई? तो ये होता है आपके, अभी हम बात कर रहे हैं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसको थोड़ा गोट लेना, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। आगे देखिए, विधानसभा का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। ये देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है दोस्तों, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो नगर पालिकाओं और ये जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, और इधर हमारे विधानसभाओं का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, इसका ध्यान रखना है। सदस्यों की योग्यता, कौन से सदस्यों की योग्यता? विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, वो भी आर्टिकल 163 में है। क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड और इम्पोर्टेंट, मतलब कि एग्जाम में छपने वाली, कम से कम आयु 25 वर्ष हो। भाई एमएलए बनने के लिए, अगर आपको एमएलए बनना है तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किन किन की आयु 25 वर्ष हो चुकी है वो कमेंट कर देना एक बार। अब देखिए नंबर 3, ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा विहित की गई हो। मतलब कि और भी एमएलए के संदर्भ में कौन आपके नियम बनाएगा योग्यताओं के संदर्भ में? वो बनाएगी आपके संसद।
ये दो तो है ही कि वो भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी एज कितनी हो, 25 वो क्लियर कर चुका हो। इसके अलावा जो योग्यताएं हैं उनका निर्धारण कौन करेगी? आपके संसद करेगी। ये आप ध्यान रखना है। ये देखिए आर्टिकल 332 क्या बोलता है ये आर्टिकल? विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी व एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भी है। यहाँ पर एससी व एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस आधार पर है भाई? जनसंख्या के आधार पर है। तो ये उल्लेख किसमें? आर्टिकल 332 में है। ये आपको ध्यान में रखना। एक दो बार शायद एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। कार्यकाल कितना होता है? किन का कार्यकाल भाई? विधानसभा के सदस्यों का। तो ये आर्टिकल 172 में है। 72 क्या कहता है? कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होता है सामान्यतः। अगर यहाँ पे सामान्यतः लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। सामान्यतः सीएम के परामर्श पर 5 वर्ष से पूर्व भी राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। अगर पहले विघटित कर दिया तो 5 साल होगा ही नहीं, लेकिन इन जनरल क्या होता है? 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन सीएम के परामर्श के आधार पर 5 वर्ष से पूर्व ही राज्यपाल द्वारा आपकी विधानसभा विघटित की जा सकती है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा विघटित की जा सकती है किसके परामर्श पर? तो आपके सीएम के परामर्श पर। तो ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। एक कॉन्सेप्ट आपको जितने मर्जी क्वेश्चन सोल्व करवा सकता है। आगे देखिए, यदि आपातकाल हो तो 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपातकाल की स्थिति हो तो कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है भाई? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पदाधिकारी कौन होंगे किसमें? विधानसभा में। एक तो होंगे आपके अध्यक्ष महोदय, एक होंगे उपाध्यक्ष। देख लेते हैं इनके बारे में भी शानदार फैक्ट। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। वापस देखिए, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ये नहीं कि इनका चुनाव आपके वो मुख्यमंत्री करेगा या राज्यपाल करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन याद रखना है कि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन विधानसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर कर लेते हैं। त्यागपत्र के बारे में देखिए, बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। और यहाँ पर पूरी ही बात किसकी हो रही है दोस्तों? विधानसभा की। विधानसभा के बारे में ये फैक्ट है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और यहाँ पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोनों को विधानसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि भाई आपने ये गड़बड़ की है या इस प्रकार की तकलीफ है, तो आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। और उसके बाद उनको साधारण बहुमत अगर पारित हो गया विधानसभा में तो उनको पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, अध्यक्ष के कार्य, एग्जाम में छपने वाले इसके कार्य। अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, आप सभी को पता है, टीवी में देखा होगा भाई, बार बार कहता है शांत बैठो, आप चुप रहिए, आप बोलिए। कोई रटने वाली बात नहीं। अब आ जाती है यहाँ पर ये रटने वाली बात, जेब में डालने वाली बात। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये निर्णय कौन करता है आपका? ये निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संदर्भ में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी आपने कुछ ज़्यादा ही रट के चले जाते हो, प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि धन विधेयक को आपको पता होगा कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का जो चयन करता है, जो निश्चय करता है इस बात का, वो करता है आपका विधानसभा का अध्यक्ष। तो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात बन जाती है। आगे देखिए, निर्णायक मत का प्रयोग करता है, कौन कर सकता है? आपका विधानसभा का अध्यक्ष। अब देखिए, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। विधान परिषद के बारे में इम्पोर्टेंट है।
विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है, विघटित नहीं। अब देखिए, विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा था। विधानसभा को विघटित किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर, लेकिन इनको विघटित नहीं किया जा सकता, ये समाप्त होती है। देखिए, वर्तमान में 6 राज्यों में है विधान परिषद, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। 6 ही स्टेट में अभी तक विधान परिषद है हमारे भारत में, बाकी किसी में भी नहीं है। अनुच्छेद 177 क्या कहता है? विधान परिषद का गठन, अनुच्छेद 177 है आपका, 171 विधानसभा के गठन के बारे में है। और क्या कहता है ये इस अनुच्छेद में? और भी क्या उल्लेख है? इनकी कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर विधान परिषद का गठन होता है किसी स्टेट में, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगी और 40 सदस्यों से कम भी नहीं होगी। 40 सदस्यों से तो कम होगी नहीं, लेकिन जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनके 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान का एग्जाम्पल ले रखा है, कल्पना मात्र की है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, आपको पता है। राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। तो अगर विधान परिषद बनती है तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका 1/3 मतलब 200 के 1/3, ये लगभग कितने हो गए? 66। तो ये 66 सदस्य ही, 66 मेंबर ही अधिकतम हो सकते हैं राजस्थान की विधान परिषद में। और कम से कम कितने होंगे? कम से कम 40 होंगे, 40 से कम भी नहीं होगी। स्पष्ट दे रखा है आर्टिकल 171 में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो यार, थोड़ा मज़ा आ जाएगा हमें भी। तो सपोर्ट रहता है, आपको मोटिवेशन मिलता है हमें और अधिक आपके लिए बेटर कंटेंट लाने के लिए। आर्टिकल 171 के ही पार्ट 3 में क्या दे रखा है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। मतलब कि प्रत्यक्ष चुनाव इनका नहीं होता, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है विधान परिषद के सदस्यों का। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट आपने राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे आगे, तो आएगा उसमें कहीं ना कहीं। कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा शेष राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये बात कर रहा है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा, उनका जो है वो किस प्रकार से चुनाव होगा, और यहाँ पे वो किस प्रकार कौन कौन उनको निर्वाचित करेंगे उसके बारे में है। तो यहाँ पर दे रखा है कि 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल होंगे और शेष जो सदस्य होंगे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। अब देखिए, पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। विधानसभा का निर्वाचक मंडल ये कितने सदस्यों का निर्वाचन करेगा? 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 कौन? जैसे कि 66 सदस्य विधान परिषद के, तो इसके 1/3 मतलब कि लगभग 22 मेंबर का चुनाव कौन करेगा, उनका निर्वाचन कौन करेगा? तो वो विधानसभा का निर्वाचक मंडल करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो हो गया। आगे देखिए, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल 1/3 नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों व अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 1/3 सदस्यों का चयन होगा। वापस राजस्थान के संदर्भ में 1/3 मतलब कि 66 का 1/3 वापस 22, तो 22 सदस्य तो इस निर्वाचक मंडल द्वारा और 22 सदस्य इस निर्वाचक मंडल द्वारा। आगे देखिए, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल करेगा 1/12 सदस्यों का चयन। राजस्थान के संदर्भ में ये 5 से 6 सदस्यों का चयन करेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, 5 सदस्यों का। विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 1/12 भाग उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, एक मिनट, जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम
3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शिक्षकों द्वारा विधान परिषद के लिए 1/12 सदस्यों का चयन किया जाता है। आगे देखिए, स्नातकों का निर्वाचक मंडल भी 1/12 सदस्यों का चयन करेगा। मतलब कि कम से कम 3 वर्ष से किसी यूनिवर्सिटी में जो कोई स्नातक की डिग्री कर रहा है, वो भी उन जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो भी 1/12 सदस्यों का चयन करेगा विधान परिषद के लिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने। बाकी के जितने भी बच गए, राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने होंगे? 1/6 सदस्य होंगे। मतलब कि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 66 का 1/6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 सदस्य। तो राजस्थान के लिए राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत होंगे विधान परिषद में? 11 सदस्य। और ये किस किस क्षेत्र से आएंगे? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्यों का राज्यपाल उनका मनोनयन करेगा। अब देखिए मजे वाली बात, यहाँ पर ये जो दे रखा है ना साहित्य, विज्ञान, कला, तो ये नहीं है कि फलो फलो में आप ही अपने अकॉर्डिंग ही कुछ भी यहाँ पे लगा दे रहे हो कि साहित्य, विज्ञान और वाणिज्य ऐसे ही कुछ भी फेंक रहे हो। ऐसा नहीं है। संविधान में स्पष्ट रूप से ये दे रखे हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, ठीक है, सामाजिक सेवा, इन्हीं क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करेगा 1/6 सदस्यों का। ठीक है, आगे देखिए, सदस्यों की अर्हताएं मतलब कि योग्यताएं आर्टिकल 173 में कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। भारत का नागरिक हो भाई, भारत का नागरिक हो सबसे पहले। अब देखिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो। तो अब कंपेयर करते हैं विधानसभा से। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एमएलए बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, यहाँ पे ही मेंशन कर देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा और खोपड़े में भी ज़्यादा समय तक रहेगा। 25 वर्ष। ठीक है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु से क्वेश्चन पूछता है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, तो आप याद ऐसे रखना कि विधानसभा तो निम्न सदन है, तो 25 वर्ष में ही आप उसका सदस्य बन सकते हो, लेकिन विधान परिषद उच्च सदन है तो 5 साल बाद बन जाना उसका सदस्य, तो 30 वर्ष। तो भाई याद रखने की ट्रिक है, हमें तो याद रखना है, बाकी क्या मतलब है कैसे याद रखो। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। अब देखिए ये क्या है, ये अन्य योग्यताओं का निर्धारण की कौन करेगा भाई? संसद करेगा। जो संसद निर्धारित करेगा वो योग्यताएं भी फुलफिल होनी चाहिए उस मेंबर द्वारा, तभी वो उसका सदस्य बन सकता है। कार्यकाल कितना होता है? ये एक स्थायी सदन है भाई, यहाँ पे कार्यकाल का रोल नहीं रहता, स्थायी सदन है, मतलब कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये तो समाप्त होगी। ठीक है, अगर होगी तो ये देखिए ये पॉइंट लिख रखा है, यह कभी भंग नहीं हो सकती क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। आगे देखिए, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक सदस्य रहता है। मैं बता दूं आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विधान परिषद में सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कि नहीं भाई ये एक स्थायी सदन है तो प्राथमिकता भाई इसी को होगी, 6 वर्ष का कोई वो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः बोल रखा है 6 वर्ष तक एक सदस्य रहता है। कार्यकाल का कहीं कोई दूर तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस प्रकार का सिस्टम है कि भाई 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, तो जो लास्ट में रहेगा हर दूसरे वर्ष करते तो लास्ट वाले का नंबर आएगा तब तक 6 वर्ष हो जाएंगे। तो बस वही बात है, यह समाप्त हो सकती है और आपने पढ़ लिया था कि भाई भंग नहीं हो सकती। आगे देखिए, पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, ये आर्टिकल 182 में है। इसमें एक तो होंगे आपके सभापति और एक होंगे उपसभापति। कंपेयर कर लेते हैं विधानसभा से। विधानसभा में होते हैं अध्यक्ष और दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष। कंपेयर करके पढ़ोगे तो खोपड़ी में फिट हो जाएगा। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? आर्टिकल 188 में दे रखा है
कि विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को, आप देखिए यहाँ पर बात सिर्फ विधान परिषद की नहीं है, यहाँ पर विधानसभा को भी ये बीच में ले रहा है। लिख देता हूँ, मेंशन करना जरूरी है, विधानसभा और विधान परिषद। समझ आना भाई आप, विधानमंडल बात आ गई ना, तो विधानमंडल में क्या होता है, दोनों ही होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, यही विधानमंडल के दो सदन हैं। के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख संविधान और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। तो दोनों सदनों का प्रत्येक सदस्य किसके सम्मुख लेगा, राज्यपाल द्वारा के सम्मुख या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख, और नियुक्त व्यक्ति को इसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। यही वो शख्स होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्यपाल की अनुपस्थिति में इसी के सम्मुख दोनों सदनों के सदस्य शपथ लेते हैं। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बात आती है गणपूर्ति की, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि गणपूर्ति क्या होती है। ये है रहा आपका वही विद्यालय जो मैंने पिछले आपके वीडियो में समझाया था। एक विद्यालय है, कितने स्टूडेंट हैं इसमें एडमिशन, 100। आज क्या आ गई, आज आ गई बारिश, वैसे भी अभी बारिश का मौसम है तो आ गई बारिश। तो गुरुजी ने साफ साफ बोल दिया कि 100 एडमिशन है, अगर ये 10 स्टूडेंट कम से कम आ जाते हो तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, आराम से चाय पी के बैठ जाऊँगा ऑफिस में। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम गणपूर्ति, मतलब कि उस संबंधित संस्था की कार्यवाही को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कहलाती है गणपूर्ति। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कोरम। तो उम्मीद करूँगा खोपड़ी में बैठ गई होगी। गणपूर्ति क्या होती है, संबंधित संस्था की कार्रवाई को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या। तो कितनी होती है, ये किसके संदर्भ में कोरम, ये है आपके विधान परिषद के संदर्भ में, विधान परिषद के संदर्भ में 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी अधिक हो। अब देखो इसको भी समझो आप कैसे, कि मान लो कि कुल सदस्य संख्या है 200, मान लो किसी स्टेट की 200 ज़्यादा हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 150 है, तो उसका 1/10, 1/10 कितना हो गया, 15। तो अगर सदस्य संख्या 150 है तो उसकी 1/10 होगी आपके गणपूर्ति कोरम। तो मतलब 15 सदस्य न्यूनतम होने ही चाहिए, नहीं तो उनकी वो कार्रवाई नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और मान लो कि कहीं पर सदस्य संख्या है 40, तो 40 का 1/10 तो 4 हो गया, लेकिन उस स्थिति में कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, उस स्थिति में सदस्य संख्या होनी चाहिए 10। तो इसीलिए यहाँ पर दे रखा है जो भी अधिक हो। तो गणपूर्ति या कोरम कितने सदस्य, या तो 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10, जो भी अधिक हो वही उसकी गणपूर्ति होगी। आगे है आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये सामान्यतः बोल रहा है कि लगातार दो बैठकों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए विधान परिषद के संदर्भ में। अब देखिए, अब आती है आपकी विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया किसके संदर्भ में, विधान मंडल के संदर्भ में, कि किस प्रकार से विधान मंडल में विधानसभा से, विधान परिषद से लेकर राज्यपाल तक कोई नियम कानून किस प्रकार बनता है, उसको बोलते हैं हम विधायी प्रक्रिया। तो क्या मामला रहता है इसमें, आर्टिकल 196 से 207 तक इसका ये उल्लेख है विधायी प्रक्रिया का। तो क्या है ये, पढ़ लेते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है आपका साधारण विधेयक। यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िए, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहली और इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम में छपने लायक बात। आगे देखिए, यदि विधेयक विधानसभा में लाया जाए तो वहाँ पारित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि वहाँ स्वीकार हो जाए तो बिल राज्यपाल की अनुमति से कानून, अधिनियम या एक्ट बन जाता है।
देखिए यहाँ तक बात को समाप्त करते हैं। सबसे पहले अगर विधानसभा में लाया गया, विधानसभा में हो गया पारित, तो भेजा विधान परिषद के पास, हो गया पारित तो भेजा जाएगा राज्यपाल के पास। विधानसभा से पारित हुआ, विधान परिषद के पास, यहाँ से पारित हुआ, भेजा गया राज्यपाल के पास, और फाइनली राज्यपाल की अनुमति मिलते ही क्या बन गया, वो कानून बन गया, वही नियम बन गया, एक्ट बन गया। अब देखिए आगे क्या मामला है। किंतु यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे, पहली कंडीशन यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा, पहली कंडीशन, या तो विधान परिषद अस्वीकार कर दे उसको, या 3 माह तक पारित ही नहीं करे, पेंडिंग रखे अपने पास ही, अपनी जेब में डाल के। और नंबर 3 क्या सिचुएशन हो सकती है, विधेयक में संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं है। विधानसभा से पारित हुआ और विधान परिषद में गया तो वो इस प्रकार का संशोधन कर देती है जिसमें वापस से विधानसभा सहमत नहीं है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि विधानसभा संशोधन सहित या रहित पुनः भेजती है तो विधान परिषद। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, विधान परिषद में गया, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात, यहाँ पे है विधानसभा, गया किसके पास, विधान परिषद। अब एक बार राज्यपाल महोदय को थोड़ी देर चाय पीने दीजिए, हम इन दो के बीच की लड़ाई को समाप्त करते हैं। विधानसभा ने भेजा किसके पास, विधान परिषद के पास, या तो प्रस्ताव पारित कर दिया, राज्यपाल के पास चला गया, उसको छोड़ो। विधानसभा ने भेजा और ये अस्वीकार कर दे, समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। विधानसभा ने भेजा और 3 माह तक अपनी पॉकेट में रख ले, 3 माह तक उसको पारित ही ना करे, ये देखिए यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर ये रहा, पारित ही ना करे। या क्या हो जाए, ये विधेयक में यहाँ पर संशोधन कर ले, कुछ पंचायती कर ले, संशोधन कर ले, ऐसा संशोधन जिससे कि विधानसभा सहमत नहीं है, तो क्या करेगी विधानसभा, यहाँ पर ये वापस आएगा, तो विधानसभा संशोधन सहित या रहित पुनः भेजती है। क्या करेगी ये विधानसभा, उसको संबंधित संशोधन सहित या रहित इसको वापस विधान परिषद के पास भेजेगी। तो अब वापस विधान परिषद क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, नंबर 1, तो मामला खत्म हो जाएगा। नंबर 2, 1 माह तक पारित ना करे। अब देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार जब वो विधानसभा भेजती है तो कितने माह तक पेंडिंग रख सकती है, 3 माह के लिए, ठीक है। दूसरी बार जब संशोधन सहित या रहित भेजती है विधानसभा विधान परिषद के पास विधेयक को, तो 1 माह तक ही पेंडिंग रख सकती है भाई। और यदि तीसरा पॉइंट है, संशोधन करे, यदि वापस विधान परिषद संशोधन कर देती है तो विधेयक विधानमंडल में उस रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर दूसरी बार संशोधित करती है तो अंतिम संशोधन किसका समझा जाएगा, वो विधानसभा का समझा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो उससे पारित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है ये विधायिक प्रक्रिया। और अब आगे पढ़ लेते हैं। यदि विधान परिषद में बिल लाया जाता है, अब प्रोसेस हो जाती है, पहले कहाँ पर आ रहा था, विधानसभा में, अब ये आपस में चेंज हो गए। अब बिल कहाँ पर आएगा, पहले आएगा आपके विधान परिषद में आता है, तो क्या परिस्थितियां बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि विधान परिषद में बिल लाया जाता है तो वहां पारित होने के बाद विधानसभा को भेजा जाता है, और विधानसभा पारित कर दे तो राज्यपाल की अनुमति के पश्चात वे कानून बन जाता है। यह तो सीधी रोड है। सीधी रोड कैसे, यहाँ पर सीधा विधान परिषद से विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में यहाँ से विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में जाएगा, और विधानसभा से सीधा राज्यपाल के पास। अनुमति मिलते ही वो आपके एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो सभी को पता है, छोटे बच्चे को भी पता है। लेकिन यदि विधेयक को विधानसभा अस्वीकार कर दे, मतलब कि विधान परिषद ने तो पारित किया और भेजा किसके पास, विधानसभा के पास, और इन्होंने कर दिया अस्वीकार, तो वह वहीं समाप्त हो जाता है, उसकी कहानी खत्म वहीं पर, ठीक है। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट है कुछ तो यहाँ पर, संघ की विधायी प्रक्रिया में, मतलब कि जो केंद्र की विधायी प्रक्रिया में
दोनों सदनों में गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में, तो दोनों सदनों में जब गतिरोध हो जाता है, दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। जबकि विधानमंडल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो गया तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये नहीं है कि राज्यपाल संयुक्त बैठक बुला सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं। किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद को कुल 4 माह, मतलब कि 3 माह तक तो पहली बार वो इसको पेंडिंग रख सकती है अपने पास, और दूसरी बार अगर भेजे पुणे तो 1 माह, मतलब कि टोटल कितने, 4 मंथ, 4 माह तक सिर्फ रोकने की शक्ति है आपके विधान परिषद के पास। तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर है, ये जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने लगा लेना। धन विधेयक की प्रक्रिया, एक क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ यहाँ पर छपेगा। यह केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। तो ये पहली बात ही क्वेश्चन छपने लायक है कि धन विधेयक को कहाँ पर लाया जा सकता है, सबसे पहले विधानसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यहाँ पे अनुमति नहीं, पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक को अगर आपको प्रस्तुत करना है विधानसभा में, केवल विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, और विधानसभा में भी प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। विधानसभा में पारित होने पर वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है, जिसे 14 दिन में वापस लौटाना होता है। ठीक है, विधानसभा से पारित हो गया तो विधान परिषद के पास भेजेगा, और उसमें भी बाउंडेशन ये है कि विधान परिषद को 14 दिन के अंदर उस पर निर्णय लेके लौटाना होगा, ये कंडीशन है। अब इसमें वो 3 मंथ तक वो पारित रखने वाला वो इस प्रकार का कोई शक्ति नहीं होगी विधान परिषद के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्य विधान सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये पहले ही मैंने बता दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एग्जाम में इसके साथ ही आपके राज्यपाल भी ऑप्शन आएगा कि भाई धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो विनिश्चय वो राज्यपाल करेगा, नहीं करेगा भाई, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। राज्यपाल की तो पूर्व अनुमति चाहिए धन विधेयक को विधानसभा में लाने के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है सर्वप्रथम। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ये देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्यों है? कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा? हमने तो धन विधेयक को विधानसभा में रखने से पूर्व ही राज्यपाल की अनुमति ले ली थी। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती तो वो अनुमति नहीं देगा। तो पहले ही हमने तो अनुमति ले ली थी राज्यपाल महोदय से कि देखिए साहब, कुछ इस प्रकार की बात है कि धन विधेयक विधानसभा में ला रहे हैं। अगर उन्होंने अनुमति दी है तो उसके बाद ही विधानसभा में लाएंगे, फिर विधान परिषद में जाएगा और फिर जाएगा राज्यपाल के पास। तो उस पर वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। इस प्रकार की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये ऐसे मक्खन पॉइंट है कि एग्जाम में सीधे टपकने वाले। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हमारे एमएलए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो याद रखना ये दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि अगर कोई सदस्य निर्वाचित होने के बाद दल बदल कर देता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वहीं पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का है आपके जो 52वां जो आर्टिकल अमेंडमेंट है 1985 का, वो इस प्रकार का प्रावधान है उसमें। अब ये रहा प्रोटेम स्पीकर, मैंने आपको बीच में बताया था। प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल द्वारा नियुक्त अस्थायी अध्यक्ष होता है। किसका? विधानसभा का, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है या मुख्य कार्य, यहाँ पर मुख्य लिखा हुआ है, मुख्य कार्य बाकी सदस्यों को शपथ दिलाना राज्यपाल की अनुपस्थिति में। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अस्थायी अध्यक्ष होता है जो कि सदस्यों को शपथ दिलाता है।
तो इस प्रकार से ये 8 पेज में दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे आपको लाइक करना है, लाइक करके बताना है कि वीडियो आपको समझ में आया है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे छोटे बड़े भाइयों बहनों को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हम यहाँ पे जितनी भी आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर पा रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूटिलाइज हो सके। उसके बाद दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इन फ्यूचर इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आते रहेंगे, वन शॉट वीडियो भी आएंगे, एक एक वीडियो में पॉलिटी कंप्लीट करवाएंगे रिवीजन के टाइम, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।